नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। देखो, हम आज अपने फाइनल पार्ट पे आ चुके हैं स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के। जो हमने प्रॉमिस किया था आपको स्केलेटन सिस्टम में 3 पार्ट में हमने खूब अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया और आज फाइनल पार्ट है। मींस फाइनल पार्ट इसका अर्थ है क्या कि हम आज सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, चाहे वो रेलवे के किसी भी एग्जाम में आए हुए हो। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस मैंने पुट अप किए हैं इस पूरे सेशन के अंदर, जैसे जेई में जो भी क्वेश्चन आया हो जो अच्छे लेवल के हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जेई में आया हो, एनटीपीसी में आया हो, चाहे फिर एएलपी में आया हो या ग्रुप डी में आया हो। मैं मानता हूं क्या कि ग्रुप डी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं साइंस से, क्योंकि वेटेज भी ज्यादा है और कंपटीशन भी हाई है इस वजह से। तो मैंने सारे वो अच्छे क्वेश्चंस ना पुट अप किए हैं इसमें। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और इसमें मेरा मोटो सिर्फ एक होगा, मैं यहाँ पे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स वाली चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करूंगा, क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगा, क्या कि लेक्चर हमारा क्रिस्प हो, कॉन्साइज हो, जल्दी जल्दी करें। मैंने टोटल 20 या 20 अबव क्वेश्चंस जो है वो मैंने इसमें इस सेशन में पुट अप किए हैं। अच्छे क्वेश्चंस है। हमने पार्ट में भी जो है वो लास्ट में जो पार्ट थे 3 पार्ट में, उसमें भी 5-6 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए थे उस पर्टिकुलर टॉपिक से ही। बट इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, बहुत मजा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक रिवीजन के तौर पर आपके लिए काम करेगा। मेरा सजेशन होगा क्या कि आप सबसे पहले उन तीनों पार्ट्स को खूब अच्छे से सीक्वेंस में कवर करो, फिर इस पार्ट के ऊपर आओ। अगर आपको आता है अच्छे से स्केलेटन सिस्टम तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जाके देखो, ताकि आपको डिफरेंस फील हो सके क्या कि हाँ, चीजें कैसे पढ़ी जाती हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीरिएटेड एंड स्मूथ मसल सेल्स? रेखित और चिकनी मांसपेशी कोशिकाओं के बीच क्या अंतर है? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने आपको थर्ड पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन करवाया था। क्या करवाया था? खूब अच्छे से मैंने आपको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स को बताया। वहां पे मैंने आपको कार्डियक मसल्स के बारे में बताया, स्केलेटल मसल्स के बारे में बताया, है ना। और सारी चीजों के बारे में हमने सारे मसल्स के टाइप्स के बारे में और स्मूथ मसल्स के बारे में और सारी चीजों को खूब अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, देखो तो यहाँ पे एक बार छोटा सा एक ग्लांस लेते हैं क्या कि भाई क्या था। देखो स्टीरिएटेड मसल्स, देखो तो मसल्स जो थे वो हमारे 3 टाइप के थे। मसल्स जो थे वो 3 टाइप के थे। मसल्स 3 टाइप के थे, बेसिकली 3 टाइप के थे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक कार्डियक मसल, एक जो है वो आपका स्केलेटल मसल्स, और तीसरा था आपका स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब इसमें से हम अगर बात करें कार्डियक और स्केलेटल मसल्स की, तो कार्डियक और स्केलेटल मसल्स जो थे वो कैसे थे? वो स्टीरिएटेड थे। वो स्टीरिएटेड थे, ठीक है ना। वहीं ये जो था ये स्टीरिएटेड नहीं था, ये नॉन स्टीरिएटेड था, ठीक है ना। लंबी लंबी मांसपेशियां होती हैं उसे स्टीरिएटेड कहते हैं। ठीक, ये चीज था। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब ऑप्शंस को देखते हैं क्या कि भाई आखिर जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, और फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखो यार क्या है, स्टीरिएटेड मसल्स लैक न्यूक्लियाई। अब एक बात बताओ, स्टीरिएटेड मसल्स जो था वो क्या न्यूक्लियस लैक करता था? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता था। साथ ही साथ बोल रहा है क्या कि स्मूथ मसल्स में बाई न्यूक्लिएटेड होते थे। याद करो भाई, मैंने आपको डायग्राम से बताया था और एक प्रॉपर चार्ट दिया था उसमें। ठीक है, तो देखो स्टीरिएटेड को थोड़ा सा ये करते हैं। देखो स्टीरिएटेड जो है इसको डिस्कस करते हैं क्या कि स्टीरिएटेड में सबसे पहले अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें, अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स कैसे होते थे भाई? याद करो कार्डियक मसल्स कैसे होते थे। सबसे पहला कार्डियक मसल्स जो था वो हमारे हार्ट में होता था। अब हार्ट में होता था तो याद करो, क्या हार्ट के मोशन को आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो जब मोशन को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? इनवॉलेंट्री हो जाएगा। तो ये मसल्स कैसे होते थे भैया? इनवॉलेंट्री मसल्स थे। कैसे थे? ये इनवॉलेंट्री मसल्स थे, मतलब इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। दूसरा, ये स्टीरिएटेड थे, ठीक है ना, ये स्टीरिएटेड थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड थे। कैसे थे? ये यूनिन्यूक्लिएटेड थे, मींस एक ही न्यूक्लियस होता था इसके अंदर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें क्या इसमें ब्रांचेस होता था, तो बिल्कुल इसमें ब्रांचेस होता था। ये ब्रांचेड, इसमें ब्रांचेस होते थे। ठीक, अगर हम बात करें दूसरे स्टीरिएटेड मसल्स की, तो दूसरा स्टीरिएटेड मसल अपना स्केलेटल सिस्टम था, स्केलेटन मसल्स था। अब स्केलेटल मसल्स के अंदर अगर हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की बात करें तो बिल्कुल स्केलेटल मसल्स क्या था? ये वॉलेंट्री मसल्स था। अब वॉलेंट्री मसल्स कैसे? जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो मैं अपना हाथ का मूवमेंट जो है वो खुद के कंट्रोल से हिला रहा हूं और चाहूं तो बंद कर दूं। तो ये चीजें थी। तो ये कैसा था भैया? ये वॉलेंट्री मसल्स थे। ये स्टीरिएटेड थे क्या? बिल्कुल ये स्टीरिएटेड थे। ये स्टीरिएटेड थे। ये कैसे थे? ये इसमें कितने न्यूक्लियस होते थे? तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। ठीक है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। और क्या ब्रांचेस थी इसमें? नहीं भैया, ब्रांचेस इसमें नहीं होती थी। इसमें ब्रांचेस
नहीं होती थी। ठीक, अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें, अगर हम स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें, तो स्मूथ मसल्स हमें देखने को कहाँ-कहाँ मिलती थी? तो स्मूथ मसल्स जो है वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल्स थी वो होती थी, है ना? देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल्स थी वो थी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मसल्स थी वो थी, उसके बाद अगर हम बात करें तो लंग्स में जो है वो ये मसल्स देखने को मिलती थी, आइरिस में थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती थी, ठीक है? तो आँखों में भी वो मसल्स देखने को मिलती थी, तो स्मूथ मसल्स ये हैं। क्या स्मूथ मसल्स वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो आप खुद ही सोच के देखो, क्या आप अपने अंतड़ियों के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो? उसके मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो यार, बिल्कुल नहीं। क्या हम लंग्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फेफड़ों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो सीधी बात है, ये कैसी थी भाई? ये इनवॉलंटरी टाइप की थी, ये इनवॉलंटरी मसल्स थी, ठीक है ना? ये इनवॉलंटरी मसल्स थी, खत्म ना। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को, अब खूब समझ में आएगा। भैया स्टीरिएटेड क्या लैक न्यूक्लियाई? नहीं भाई, देखो यहाँ पे, देखो कलर चेंज करें जरा, देखिए अब बोल रहा है क्या कि स्टीरिएटेड मसल्स जो है वो क्या न्यूक्लियस लैक करती थी? बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे, अगर ये स्टीरिएटेड में दो टाइप था मसल्स का, एक जो था वो आपका कार्डियक था और एक था स्केलेटल, ठीक है ना? अब देखो कार्डियक मसल्स की बात करोगे तो कार्डियक में एक न्यूक्लियाई होता है, एक न्यूक्लियाई होता है, और अगर हम स्केलेटल की बात करें तो मल्टी न्यूक्लियाई होता है, तो नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना? तो ये वाली बात तो भाई यहीं से सिरे से खारिज हो गई, खत्म। अब हम दूसरी बात करें, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो, स्मूथ मसल्स आर नॉट कनेक्टेड टू द नर्व्स व्हाइल स्टीरिएटेड मसल्स आर कनेक्टेड। अब एक बात बताओ, कह रहा है क्या कि स्टीरिएटेड मसल्स जो है वो, ये जो अपना कार्डियक मसल है और स्केलेटल मसल्स है, ये तो नर्वस सिस्टम से अपना कनेक्टेड है, नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड है। लेकिन हमारा जो स्मूथ मसल्स है, मींस ये डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लंग्स वाला मसल जो है, ये हमारे नर्वस सिस्टम से या नर्व से कनेक्टेड नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि भाई नर्व से हमारे कुछ ऑर्गन्स जो है, कोई सिस्टम जो है, ये ऑर्गन सिस्टम वो कनेक्टेड ही ना हो? है कोई? बिना सर पैर की बात है। तो यहाँ पर जो है वो ये सारी बातें, ये वाली बात जो है वो क्या है? ये गलत है, ये गलत है। नर्वस सिस्टम से हर चीज कनेक्टेड है। नर्वस सिस्टम, अगला पार्ट हम नर्वस सिस्टम के ऊपर ही रखेंगे, तो नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या कि भाई नर्वस सिस्टम में हर चीजें कनेक्टेड होती है, बॉडी का हर एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, और उसी ब्रेन के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हर चीज जो है वो काम हो रहा होता है, चाहे वो वॉलंटरी मूवमेंट हो या इनवॉलंटरी मूवमेंट हो। ठीक, अब देखो, अब हम बात करते हैं ऑल स्टीरिएटेड मसल्स वर्क बाय रिफ्लेक्स एक्शन एज कंपेयर टू स्मूथ मसल्स। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहा है, कह रहा है क्या कि भाई सारे स्टीरिएटेड मसल्स जो हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन से काम करते हैं, लेकिन जो हमारा स्मूथ मसल है वो नहीं करता, ये चीज कह रहा है। तो क्या ऐसा है क्या? एक बात बताओ, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, देखो मैंने डाल रखा है ये सारी चीजें, देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी जब मैंने लेक्चर लिया था, तो मैंने ये सारी चीजें खूब अच्छे से बताई थी। देखो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताया था, स्केलेटन सिस्टम में मैंने रिफ्लेक्स एक्शन की जिक्र की थी। ये देखो, ये रिफ्लेक्स एक्शन वाला बात है। देखो ये मैंने आपको बताया था क्या कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन, अगर नॉर्मल हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है भाई, मानो क्या कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारने आ रहा है तो आप बचाने के लिए तुरंत हाथ झटके से रोकते हो ना, या अगर कुत्ते को देखते हो तो आप भागते हो, अगर वो जंगली कुत्ता है तो, है ना, या जंगली जानवर को देखते हो तो आप भागने की कोशिश करते हो, तो ये चीजें होती हैं। तो एक बात बताओ, तो मैंने आपको बताया था क्या कि स्केलेटन मसल जो है वो वॉलंटरी तो है ही, वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब क्या क्या कि भाई हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो इनवॉलंटरी भी, अगर अचानक से अगर कोई आपके ऊपर अगर थप्पड़ चलाता है तो आप सोच विचार के हाथ नहीं चलाते, वो अपने आप ही उठ जाता है, आपको पता तक नहीं चलता है ना? आप अपने आप ही हाथ अपना उठा लेते हो अपने बचाव में, ये चीज है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। इस रिफ्लेक्स एक्शन में आपको स्केलेटन मसल जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन भी शो करती हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारे स्टीरिएटेड मसल जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन पे काम करते हैं। क्या एक बात बताओ, क्या हमारा कार्डियक मसल जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन पे काम करता है? क्या इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल हो सकता है? नहीं हो सकता, ये अपने आप ही काम कर रहा है। यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन की तो बात ही नहीं है, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे ये बात भी जो है वो क्या है, गलत है। अब लास्ट बात है, वैसे भी ऊपर से तीनों बातें अगर गलत होती आ रही हैं तो भाई लास्ट वाला ऑप्शन तो सही होना है, बट मैं आपको बता रहा हूं क्या कि भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है, ये चीज आप ध्यान में रखो। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है, स्मूथ मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट विल। स्मूथ मसल जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन, उसका सिकुड़न जो है वो हमारे चाहत पे नहीं हो सकता है, वहीं वॉलंटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे चाहत पे हो सकता है। एकदम सही बात। क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स का, तो स्मूथ मसल हमने देखा क्या कि ये इनवॉलंटरी मसल है, इनवॉलंटरी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स ये अपने विल पे करेगा, अपने विल पे, ये हमारे विल पे नहीं करेगा, ये अपने आप हो रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें वॉलंटरी मसल्स की तो ये हमारे विल पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये देखो कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये कर सकता है क्या स्मूथ मसल्स? हम कहें क्या कि नहीं भाई पेट तुम सिकुड़ जाओ, पेट जो है वो तुम फैल जाओ, हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। तो एकदम सही बात लिख रखी है, तो ये चीज है, ठीक है ना, ये चीज है। इस तरीके से अगर आप पूरा
अगर आप पूरे सिस्टम को अगर समझ के आते हो ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से आप बाइफरकेट करके खूब अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्वेश्चन बहुत टफ था पेपर के अंदर, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ के आते हो ना, तो आपको मजा आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन करके। और मजा तभी आएगा ना जब आप कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग रहोगे। और ऐसा नहीं है क्या कि ये ग्रुप डी में आ रहा है तो ये आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 में नहीं देखने को मिलेगा, या अगले वाले जब 2025 में जब अगला नोटिफिकेशन होपफुली आएगा तो उस समय आपको देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आपको ये जेई या टेक्नीशियन में देखने को ना मिले। ऐसे अच्छे क्वेश्चंस ही जो है वो आपके टफ शिफ्ट में आते हैं, और लड़के जो है वो बुखार छूट जाती है उनकी, क्या कि भाई ये क्वेश्चन हम कैसे करें। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे अब देखते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। चलिए अब बात करते हैं टेंडन की। अ टेंडन मेड ऑफ, टेंडन किस चीज का बना होता है? बोल रहा है कोलाजन फाइबर, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। अब सोचो, मैंने आपको बोला कि भाई देखो, हम क्या करते हैं ना, हमारी पढ़ाई, हमारा किसी भी कॉन्सेप्ट, हमारे किसी टॉपिक को लेके जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो स्ट्रांग, पता है कैसे होता है? स्ट्रांग होता है जब हम कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जब पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो क्या होता है पता है क्या, कि जब हम पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो हमारा 80 to 90% जो है वो हम कॉन्सेप्चुअली वीक हो जाते हैं, मतलब सॉरी स्ट्रांग हो जाते हैं, कि हमारा पूरा जो है वो हमने अपने चारों पायों में, है ना, मतलब चारों पिलर्स को मजबूत कर लिया है। लेकिन थोड़ा और जो मजबूती होती है ना, वो हम कहाँ से देते हैं? ये क्वेश्चन और पीवाईक्यू से देते हैं। कुछ क्वेश्चन और कुछ पीवाईक्यूज ऐसे होते हैं ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम क्वेश्चंस के थ्रू ही याद करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अटपटे से क्वेश्चन, आप नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो जो आप हर चीज को कवर कर लोगे। ठीक है, और वैसे क्वेश्चंस को आप कहाँ करते हो? आप यहाँ पीवाईक्यूज में करते हो। समझ में आई बात? देखो, कोलाजन, ये जो है ना, ये टेंडन, टेंडन जो है वो कोलाजन फाइबर्स का बना हुआ होता है। किस चीज का बना होता है? कोलाजन फाइबर्स का बना होता है। तो आप याद रखोगे, टेंडन्स जो है वो क्या होता है? टेंडन्स के बारे में हमने तो बात की ही थी, एमबीटी से मैंने आपको याद कराया था, मसल बोन टेंडन, इस तरीके से। ठीक है ना, तो टेंडन जो है वो मसल और बोन को कनेक्ट करने की बात करता है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और हमने कर भी लिया 3 पार्ट में इसको खूब अच्छे से। बट यहाँ पर हमने और कैसे क्वेश्चन को पकड़ा, एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा वाला टेंडन से ही, है ना। यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा क्या कि टेंडन किस चीज का बना हुआ है? कोलाजन फाइबर्स का बना हुआ है। याद करके रखोगे। ठीक, चलिए आगे देखें। देखो अगला क्वेश्चन है, विच एसिड कॉजेज पेन इन आवर मसल्स। अब देखो यार, एसिड के बारे में पूछ रहा है लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक या एसिटिक एसिड। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को हमने अलग अलग फॉर्म में तीनों पार्ट में किया और ये चौथे पार्ट में भी कर रहा है। ठीक है, जब कभी भी पेन मसल में या तो पेन की बात हो, या तो पेन की बात हो, या क्रैम्प की बात हो, या फिर फटीग की बात हो, है ना, या फिर फटीग या थकान की बात हो, या लेथार्जिक की बात हो, तो हम क्या समझेंगे? क्या कि यहां पर क्या हो रहा होगा भाई? मसल्स के अंदर जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। क्या हुआ? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या बना हमारे शरीर में? लैक्टिक एसिड बना। जो कि इन सारी चीजों का कारण था। ठीक है, और इसके कारण जो है वो लैक्टिक एसिड बनने के साथ साथ क्या बना? 2 एटीपी एनर्जी भी प्रोड्यूस हुआ। तो ये सारी चीजें हमने खूब अच्छे से कर ली थी। तो ये पूरा एक प्रोसेस हुआ। ठीक, समझ में आई बात? अब देखो, लैक्टिक एसिड इसका आंसर है, बट समझना मेरी बात को। अब हम बात करते हैं कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन ये तो ह्यूमन बीइंग के अंदर है ना, जानवरों के अंदर है। लेकिन ये एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ईस्ट में हो तो कैसा होगा? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ईस्ट के अंदर हो तो कैसा होगा भाई? किसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। बार बार बता रहा हूं, पेपर में पूछा जाता है इसीलिए, फर्मेंटेशन। और ये जो एंजाइम इस चीज को कर रहा होता है, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस, उसे कहते हैं जाइमेज। ठीक है ना, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इथानॉल का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें। ठीक, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं। द डैश हैज एबंडेंट व्हाइट फाइबर्स। किसमें व्हाइट फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है? देखो, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, बोन्स। मैंने बोला क्या कि भाई एक टेंडन से रिलेटेड और क्वेश्चन। देखो यहाँ पे टेंडन में, अब पूरी बात हो गई टेंडन की। टेंडन जो है वो क्या है भाई? मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम करेगा। साथ ही साथ इसमें क्या होगा? कोलाजन फाइबर्स होंगे, और व्हाइट फाइबर्स जो है वो यहाँ पे बहुत एबंडेंस में होगा। ठीक है, टेंडन में सारी बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो क्या है भाई? ये टेंडन की बात थी। टेंडन में क्या होता है? व्हाइट फाइबर्स जो है वो बहुत अबंडेंस में होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है ना, ये चीज। अब हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द चाइल्ड बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? खूब अच्छे से सबसे पहले लेक्चर में, सबसे पहले स्लाइड में ही हमने पढ़ा क्या कि भाई 300 हड्डियां जो हैं वो बच्चों के अंदर होती हैं, जो कि फ्यूज होके जुड़ करके क्या बनती हैं? 206 हड्डी।
लास्ट में एक एडल्ट के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, 300 बोन्स होती हैं, खत्म बात है ना। बट अगला क्वेश्चन खूब अच्छा वाला है जो आपको कंफ्यूज कर देगा। पढ़ो, हाउ मेनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव। एक नवजात मानव शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 208, 234, 270 और 354। 2 बार एनटीपीसी जो है वो पूछ चुकी इस क्वेश्चन को। अब सोच के देखो, क्योंकि भाई यहाँ पे आपने पढ़ा पेपर में, कैसा कंफ्यूजन हुआ होगा। 300 पढ़ के गए थे आप और यहाँ पे कोई 300 का ऑप्शन ही नहीं है, कोई 300 का ऑप्शन नहीं है। आप 300 पढ़ के गए और ऑप्शन में 300 है ही नहीं, 300 है ही नहीं। अब पेपर में या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आओगे, नहीं तो चांसेस है क्या कि आप तुक्का लगा के आओगे, और तुक्का सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब सोचो क्या कि इसमें मैक्सिमम लोग पता है क्या करेंगे, यार 300 तो होता है, 354 के साथ जा सकते हैं, यही चीज सोचेंगे मैक्सिमम लोग। अब आप सोचोगे 354 के साथ, मैंने आपको बताया है, जब भी मैं पीवाईक्यू आपका लेता हूं, मैं आपको बताता हूं कि कभी भी 300 एक अपर लिमिट है, 300 एक अपर लिमिट है, एकदम सबसे ऊंचली सीमा है 300। तो आप 300 के भी ऊपर जाके अपर लिमिट के भी अपर लिमिट अगर जाके अगर आप ऑप्शन टिक करते हो, गलत होगा, एकदम गलत होगा। आप 354 मार ही नहीं सकते हो भाई। 300 आपने मैक्सिमम हड्डियां पढ़ी है बच्चों के अंदर, आप 354 अगर मार के आओगे, गलत करके आओगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को? यहाँ हम पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ना पीवाईक्यूज में, ये भी हम सीख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है क्या कि सिर्फ हम क्वेश्चन जो है वो धड़ाधड़ यूट्यूब के ऊपर करते हैं लोग, क्या कि क्वेश्चन लिया, इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, ये करना नहीं है हमें। यहाँ पे सीखना भी है क्या कि पेपर को किस तरीके से, अगर हमें कॉन्सेप्ट आती है तो पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी हम सीखेंगे, ठीक। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हम अपर लिमिट नहीं, अपर लिमिट को अप्रोच करने वाली लिमिट को पकड़ेंगे। देखो, अप्रोचिंग लिमिट को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, अप्रोचिंग लिमिट को पकड़ेंगे, ठीक है। और अप्रोचिंग लिमिट यहाँ पे 270 है, अप्रोचिंग लिमिट यहाँ पे 270 है। मैं आपको बताता हूं क्या कि अगर पेपर में दिमाग काम न करे तो कभी अपर लिमिट को लेने नहीं जाना ऑप्शन में। आप या तो अप्रोचिंग लिमिट को पकड़ो जो एकदम नजदीक जा रहा हो 300 के, उसको आप ऑप्शन में लो, या फिर क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट ही मत लो, ठीक है। क्योंकि पेपर में या तो सही करो, नहीं तो छोड़ दो, गलत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बहुत लोग बोलेंगे क्या कि हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन का जो है वो भरपाई कर जाएगा, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका, 270, 270। देखा किस तरीके से ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला वाला खूब अच्छे से नोट से आया तो मजे में कर जाओगे, लेकिन दूसरा वाला यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक। चले देखो, द टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अनदर कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड। क्या रहा है कि दो हड्डियों को एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ा जा सकता है, जिसे कहते हैं, बोल रहा है क्या कि दो बोन्स को जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू को बताइए क्या होता है। भाई अभी हमने देखा क्या कि भाई एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट, यही चीज ना पढ़ा क्या कि एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट, बात खत्म है। अब कंफ्यूजन ये हो सकता है क्या कि भाई टेंडन होगा या लिगामेंट होगा, है ना। इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था क्या कि MBT, दो ही चीज होती है ना, मसल बोन। तो मसल बोन जब भी आए, मसल बोन टेंडन MBT, तो MBT मसल बोन टेंडन, यहाँ पे टेंडन वाली बात हो गई, बच गया बोन बोन, तो बोन बोन के साथ में क्या हो जाएगा, लिगामेंट। दो बोन्स को जोड़ने का काम कौन करेगा, लिगामेंट करेगा, खत्म बात। इस तरीके से याद कर जाओगे, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे देखते हैं। डैश इज नॉट अ ह्यूमन बोन ज्वाइंट, बोन ज्वाइंट, अब इसमें से कौन सा जो है वो एक जोड़ नहीं है, मानव जोड़ नहीं है, मानव में हड्डियों का जोड़ नहीं है, ये चीज पूछ रहा है। एक पूछ रहा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, मैक्रो, सैडल, कौन सा नहीं है। मैंने खूब अच्छे से चार्ट ही बताया था आपको, देखो चार्ट यहाँ पे, ये पूरा चार्ट बताया था मैंने आपको क्या कि ये सारी चार्ट है, और इस चार्ट को आप याद कर लेना। इस चार्ट को खूब अच्छे से समझाया भी था क्या कि किसमें 360 डिग्री का मूवमेंट होता है, किसमें 180 डिग्री का मूवमेंट होता है, एटलस बोन के बारे में बताया था, सारी चीजें बताई थी। तो ये सारी चीजें बताई थी। अब देखो अगर भूल गए होगे तो गड़बड़ कर जाओगे। यहाँ पे देखो क्या है भाई, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, जिसमें 360 डिग्री का, ये है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ पे ये देख रहे हो 360 डिग्री घूम रहा है। ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये शोल्डर के ऊपर दिख रहा है, शोल्डर, साथ ही साथ आपको हिप बोन में दिखेगा, पैर जो लोअर लिम्ब जो पेल्विक गर्डल के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के साथ जुड़ा हुआ है। ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, एक हिप्स में दिख रहा है, लोअर लिम्ब के पास, यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम बात करें ग्लाइडिंग की, तो देखो ग्लाइडिंग भी जो है वो आपको यहाँ पे रिस्ट और एंकल में दिख रहा है। यहाँ पे कैसा होता है, ये देखो ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, ये है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक। तो ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप सैडल ज्वाइंट की बात करो, सैडल ज्वाइंट जो है वो आपको थंब में दिखेगा, देखो सैडल ज्वाइंट जो है वो आपको थंब में दिखेगा, इस तरीके का है सैडल ज्वाइंट, देखो ये इस तरीके से। तो ये है सैडल ज्वाइंट, तो ये आपको दिखा। क्या मैक्रो ज्वाइंट आपको कहीं भी दिखने को मिला, क्या मैक्रो ज्वाइंट देखने को मिल रहा है कहीं पे भी, देखो कहीं पे भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मैक्रो ज्वाइंट हमारा आंसर होगा, खत्म बात, जो नहीं है हो गया। तो इस तरीके से याद करके रखना है। पूछ सकता है क्या कि कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट जहां पे पूछा गया ना वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी थी, ठीक। चलिए आगे,
विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखो पता है क्या, स्मॉलेस्ट बोन आ गया, ह्यूमरस, फीमर, मेलियस, स्टेपिस। बहुत आसान, आपको पता है क्या कि लॉन्गेस्ट बोन थाई बोन फीमर, और स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे कान का बोन होता है स्टेपिस, याद है आपको, बहुत आसान बहुत आसान। लेकिन आज हम मिडिल ईयर के बारे में, मतलब कान की हड्डियों के बारे में बहुत अच्छे से कुछ और नाम भी जानेंगे, और ये मैंने इसी पेपर के लिए, मतलब इस PYQ सीरीज के लिए ही बचा के रखा हुआ था, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि कुछ चीज हम कहाँ से कवर करते हैं, PYQ से कवर करते हैं। देखो स्टेपिस कहाँ था भाई, स्टेपिस कहाँ था, स्टेपिस जो है वो मिडिल ईयर में था, मिडिल ईयर में था, हमारे मिडिल ईयर में था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो कान की हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं, मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। और कान के मिडिल ईयर में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं भाई, मैंने आपको सिम से याद करने को बताया था, सिम से, है ना, सिम सिम से याद करने को बताया, स्टेपिस, इनकस, मैलियस, इस तरीके से। ये या आज यहाँ पे हम इनके सारे सारे अलग नाम भी जानेंगे, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी देखोगे। चलो आगे देखो क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये जेई में पूछा गया था और ये एनटीपीसी में पूछा गया था। जेई वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, हिप बोन, रिब्स, स्टायरप, फोर आर्म बोन। अब देखो यहाँ पे स्टेपिस मिसिंग, यहाँ पे स्टेपिस है ही नहीं। लेकिन देखो पेपर में आप यहाँ पे ना अपने कॉमन सेंस, यहाँ पे रीजनिंग यूज कर सकते हो। एक बात बताओ, क्या इतना तो याद है क्या कि स्मॉलेस्ट बोन जो है वो कहाँ है, ये ईयर में है, ये ईयर में है। तो एक हिप बोन की अगर बात करें तो हिप बोन तो पेल्विक गर्डल में होगा, नहीं होगा, खत्म बात यहाँ से, यहाँ तो नहीं होगा। रिब केज तो यहाँ है, यहाँ पे छोटी हड्डी के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, खत्म बात ये भी। अब स्टाइरप, चलो कंफ्यूज है, नहीं पता स्टाइरप क्या है। लेकिन फोर आर्म के बारे में जाने तो फोर आर्म में जो था वो अल्ना वल्ना था, तो यहाँ पे थोड़ी था, ये छोटा हड्डी नहीं था, यहाँ पे खत्म बात, बच गया, क्या बच गया, स्टाइरप मारेंगे, स्टाइरप को मारेंगे। इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके अगर क्वेश्चन करना आ रहा है तो करोगे आंसर, और सही ही करोगे ये, ठीक है। अब देखो स्टाइरप जो है वो स्टेपिस का ही दूसरा नाम है, स्टेपिस का दूसरा नाम स्टाइरप है, याद रखोगे ये चीज, याद रखोगे। अभी आगे चल के हम इनकस का दूसरा नाम भी जानेंगे और मेलियस का भी दूसरा नाम जानेंगे, ये चीज, ठीक है। तो समझ में आई बात, स्टाइपस का दूसरा नाम क्या है, स्टाइरप, ठीक, स्टेपिस का, सॉरी। चलो अब आगे आया, देयर आर 29 बोन्स इन द ह्यूमन हेड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज करेक्ट। कह रहा है कि मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है, ठीक, बिल्कुल सही। देखो क्या बोल रहा है, फोर हेड में 8, फेशियल में 14, ईयर में 4, हायोड में 3, और इसी को जो है वो ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है। अब याद करो क्वेश्चन, याद करो क्वेश्चन, मैंने बताया था जब एक्सियल सिस्टम बताया था, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जब बताया था, दो सिस्टम में बांटा था, क्या बताया था, दो सिस्टम में बांटा था कि भाई टोटल ह्यूमन जो स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, 206 हड्डियां हैं, जिसमें एक होगा आपका एक्सियल सिस्टम और दूसरा होगा एक अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। एक्सियल में थी 80, इसमें बचा 126, इस तरीके से हमने किया था। अब एक्सियल में मैंने आपको बताया था कि एक्सियल में कौन कौन सी हड्डियां थी, एक स्कल का ये पूरा, उसके बाद जो है वो रिब केज का, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम, यही तो था ना। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये सामने जो है ये पूरे में 29 हड्डियां, ठीक है, आगे 25, पीछे 26, इस तरीके से हमने याद किया था, है ना। और सीटी लस्सी करके मैंने आपको जो है वो याद करने का तरीका भी बताया था वर्टिब्रल कॉलम के हड्डियों को, ठीक है। तो वो सारी चीजें देख के आओ यार, है ना, ऐसे मत करना आप, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या कि भाई 29 हड्डियां जो हेड में थी वो चीज याद करने के लिए बताया था। एक बात बताओ, इसमें जो है वो कौन कौन सी हड्डी थी। अब मैं स्कल की बात कर रहा हूँ, सिर की बात कर रहा हूँ, तो स्कल में जो है वो 4 थी। एक था आपका क्रेनियल बोन्स, जो कि यही फोर हेड वाली हड्डी को कह रहा है, क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स के बाद हमने फेशियल हड्डी की बात की थी, तो एक फेशियल बोन्स था। उसके बाद बात कर रहे थे हम कान की हड्डियों के बारे में, तो ईयर्स के बारे में बात कर रहे थे, और एक गर्दन की हड्डी के बारे में बात कर रहे थे जो कि यू शेप का था, उसी को कहते थे हाइड बोन्स, ठीक है ना। यही चीज तो था ना, और वही चीज पूछा जा रहा है आपसे, खूब अच्छे से बताया था। अब याद करो इसको, ऑप्शन से कैसे करोगे ये चीज देखो। अगर आपको याद है, अगर आप इस ऑप्शन को ही देख रहे हो, तो फोर हेड में 8 हड्डियां कह रहा है, क्या कह रहा है, फोर हेड में 8 हड्डियां कह रहा है, यहाँ पे 8 हड्डी, खत्म। तो मान लो फोर हेड में 8 हड्डी, नहीं याद है फिर कैसे कर पाओगे वो चीज देखो। तो क्रेनियल में हो गया 8 हड्डी, खत्म। ये टोटल कितना है भाई, टोटल 29 हड्डी है, ठीक है, 8 हड्डी गया। अब तुम्हें जो है वो एक हड्डी और याद होती है, हर किसी को याद होती है, कान वाली। कान में, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, जो सिम से अभी याद किया था। तो 3 और 3 6, यही तो हुआ ना। तो 3 3 6 यहाँ पे निकल के गया, ठीक है ना। एक कान में 3, एक कान में 3। अब ईयर में देखो भाई, ईयर में 6 हड्डी कहाँ दिख रही है, तो ईयर में 6 हड्डी तुम्हें यहाँ दिखी और यहाँ दिखी, मतलब ऑप्शन बी या सी। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा मेरा, इन्हीं दोनों में ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ये 8 है,
ये 8, ये 6, ये 6, मीन्स ये बी होगा नहीं तो सी होगा। अब अगर तुम्हें हायोइड बोन याद है ना, अब कोई भी एक हायोइड बोन, अब देखो हायोइड बोन अगर याद है तो याद होगा क्या कि गर्दन में, जीभ के ठीक नीचे यहाँ पर यू शेप में जो है वो क्या था, हायोइड बोन था, और एक ही बोन था वो, क्या था, एक ही बोन था, ये एक ही बोन था, ये चीज। तो अगर ये चीज याद है, इन दोनों में से तुम्हें जो है एक में हायोइड को 3 दिया है और एक में 1 दिया है, जो 1 होगा वही अपना आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर डायरेक्टली तुम्हें याद है, डायरेक्टली याद है क्या कि हाँ फेशियल में 14 बोन्स थी, 8 14 6 1, अगर खूब अच्छे से याद है, इसमें मैंने क्रेनियल बोन्स को याद करने का सेफ ओटीपी करके एक ऑप्शन भी आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था उस तरीके से, तो वो अगर याद है आपको तो खूब अच्छे से कर लोगे, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं याद है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये अटेम्प्ट करने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है। देखो ये बताया था खूब अच्छे से मैंने आपको, देख रहे हो ये पूरी बात, यहाँ पे 29 बोन्स थी, ये देखो हाइड बोन यहाँ पर 1 था, इस तरीके से याद कर लोगे यार, इस तरीके से पढ़ो ताकि आप एक बार में सिलेक्शन लो, बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। साइकिल में फंसोगे ना, बहुत विशेष साइकिल है, फंसे रह जाओगे और उसके बाद फिर कब उम्र निकल जाएगा, सब कुछ खत्म, और बैठे रह जाओगे, बुढ़े हो जाते हैं लोग करते करते हैं, ठीक। देखो अब देखो क्या है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म्ड बाई फ्यूजिंग ऑफ इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। मानव शरीर का कौन सा भाग इलियम, इश्कियम, प्यूबिस के संलयन से बनता है, फ्यूज करके बनता है। अब ये बोन्स के बारे में अगर तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने पढ़ा ही नहीं होगा, तो ये पेपर आप कहोगे क्या कि पेपर टफ हो गया, पेपर टफ हो गया। अब बताओ, इलियम ईशियम के बारे में मैंने आपको बताया था, देखो कहाँ बताया था, जब अपेंडिकुलर सिस्टम बताया था, स्केलेटल सिस्टम बताया था, तो ये देखो ये पेल्विक गर्डल, और इसमें मैंने आपको बोला था क्या कि 2 ही बोन्स होते हैं, और इसमें मेजरली आप 3 बोन्स को आप याद करके रखना, एक है इलियम, एक है ईशियम और एक प्यूबिस, यही पूछा है आपसे, यही पूछा है। देखो ये है इलियम, ये है ईशियम और ये है प्यूबिस, खत्म हो गया, खत्म हो गया, यही पूछा आपसे। कहाँ है ये, जॉ में है क्या, हिप में है क्या, क्रेनियम में है क्या, फिट में है क्या, ये हिप में अभी हमने देखा तो सही, ये हमने हिप में देखा तो सही, हिप बोन है ये, यही तो पूछा आपसे, हिप बोन हुआ, करके ले जाओगे अगर आप पढ़े रहोगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्या कि आप तीनों पार्ट को खूब अच्छे से देख के आओ, मैं तो कह रहा हूँ क्या कि आप पूरा सीरीज देख के आओ, है ना। आलतू फालतू के वीडियोस देखने से अच्छे हैं क्या कि आप कुछ पढ़ाई का देख लो, उसके बाद जब नौकरी ले लो उसके बाद खूब फालतू की वीडियोस देखो, क्या फर्क पड़ता है ना। चलिए चलिए आगे, व्हाट आर द बोन्स अराउंड द चेस्ट कॉल्ड, है ना, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहते हैं, पढ़ने की जरूरत है क्या। फ्रंटल 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 लोब कहाँ था, ये तो हेड में था ना, क्रेनियल बोन्स था ना। फीमर फीमर कहाँ है, थाई में। रिब्स रिब्स जो है वही छाती का बोन है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। एंकल कहाँ है, एंकल जो है वो लोअर लिम्ब की हड्डी, खत्म है, आसान है। उसके बाद देखो, व्हाट इज द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड फाउंड बिटवीन द 2 बोन्स एट अ मूवेबल जॉइंट कॉल्ड। कह रहा है कि 2 हड्डियों के बीच गतिशील जोड़ पर पाए जाने वाली स्नेह द्रव्य को, स्नेहक द्रव्य को क्या कहते हैं, है ना। अब देखो भाई एक बात बताओ, मैंने आपको हड्डियों के बारे में जब पढ़ाया था तो थर्ड पार्ट में आपको बताया था क्या कि ये ऐसी हमारी हड्डी है, ऐसी हड्डी है। अब ये हड्डी जो है, इसके नीचे यहाँ पे कुशनिंग लगी होती है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है, फ्रिक्शन को कम करता है हड्डियों के जोड़ के बीच में, ठीक है ना। और इस कुशन को हम क्या बोलते हैं, इस कुशन को कहते हैं कार्टिलेज। एक सेकंड, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्टिलेज। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है, हड्डी घिसने से कम। अब मैंने आपको बताया था क्या कि भाई आप जो है वो जब मशीन्स को देखते हो तो क्या करते हैं, कोई मशीन को जो है, जब जैसे गियर्स को देखते हो तो क्या होती हैं, गियर्स गियर्स ऐसी होती हैं, इस तरीके की गियर्स होती हैं, इस तरीके की गियर्स होती हैं, और ये गियर्स इस तरीके से होती हैं। तो भाई इसे, इसके गियर्स को जो है वो हम खूब चिकना करने की कोशिश करते हैं, ये जो टिथ है गियर का, इसे हम खूब चिकना करने की कोशिश करते हैं ताकि क्या हो, खूब अच्छे से जो है वो मूवमेंट हो जाए और यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो, यही तो होता है ना। बट होता तो है ही, बट तो यहाँ पे क्या होगा, इस फ्रिक्शन को, इस घिसाव को जॉइंट्स के बीच में, हड्डियों के बीच के जॉइंट्स के बीच में इस घिसाव को कम करने के लिए क्या होता है, कार्टिलेज होता है। बट क्या ये कार्टिलेज ही काफी होता है क्या, आप सोचो ना, क्या कि सिर्फ आप क्या चाहिए, ये चीज चिकनी करके, ये टिथ को चिकनी करके, गियर के टिथ को चिकनी करके आप रह जाते हो क्या, नहीं रहते हो। आप क्या करते हो, आप इसमें जो है वो लुब्रिकेंट डालते हो, क्या डालते हो, आप इसमें लुब्रिकेंट डालते हो, और ये लुब्रिकेंट जो है वो क्या होता है, आप ग्रीस डाल देते हो, आप इसमें पेट्रोल डाल देते हो, जो चीजें इंजन, अगर इंजन है तो आप इंजन ऑयल डालते हो, तो आप ऑयल डाल के या ग्रीस डाल के आप क्या करते हो, आप इसको जो है वो इसके मूवमेंट को और क्या करते हो, और स्मूथ कर देते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हमारी हड्डियों में भी एक ऑयल होता है, हमारी हड्डियों में भी एक ऑयल होता है जो इसमें भरा होता है। क्या होता है, इसमें भरा होता है, इसमें एक ऑयल भरा होता है, और जिस ऑयल को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। इस तरीके से पढ़ाया था मैंने आपको, देखो यहाँ पे,
देखो ये साइनोवियल फ्लूइड की बात बताई थी, खूब अच्छे से जो है वो बोन्स वोन्स बनाया था। हालांकि मुझे ज़्यादा अच्छे से डायग्राम बनाना आता नहीं है, पर जैसे भी था मैंने आपको बताया था। और खूब अच्छे से यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बताया था, लिगामेंट के बारे में बताया था, कार्टिलेज के बारे में बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे, अब जो है वो देखते हैं, वेयर आर इनवोलेंट्री मसल्स लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं। अब देखो इनवोलेंट्री मसल्स की बात हो गई। इनवोलेंट्री मसल्स कौन सी, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं। तो कंट्रोल कहाँ नहीं, ऑप्शन देखिए भाई, लिम्स। लिम्स क्या, लिम्ब या तो अपर होगा, नहीं तो ऊपर मतलब नीचे वाला होगा, लोअर होगा। तो हाथ के ऊपर कंट्रोल है कि नहीं है, है ना, बिल्कुल है। तो है तो भाई ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। कौन सी है ये पूछ रहा है, तो लिम्स तो नहीं है। अगर हम ब्रेन की बात करें, अब देखो ब्रेन में ना गड़बड़ कर जाओगे। ब्रेन में बोलोगे ब्रेन में मसल कौन सा था, ब्रेन के ऊपर भी तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। याद करो, यहाँ पे मसल्स की बात हो रही है, ये मसल्स की बात हो रही है। ब्रेन जो है वो उसमें मसल्स नहीं होते हैं, ब्रेन में मसल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नर्व्स होता है, ये नर्व्स होता है। खूब अच्छे से पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में अगले वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे नर्व्स होता है, यहाँ मसल्स नहीं होती है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही गया, ये ऑप्शन क्या हुआ, ये ऑप्शन गया। हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है वो कार्डियक मसल है, और कार्डियक मसल अभी हमने देखा था, कार्डियक मसल कैसा होता है, ये इनवोलेंट्री ही होता है, ये इनवोलेंट्री होता है, स्टीरिएटेड होता है। क्या था, इनवोलेंट्री, स्टीरिएटेड, ब्रांच्ड, सारी चीजें पढ़ी। तो ये क्या था, ये जो है वो अपना हार्ट है। टंग को देखो, टंग, टंग को क्या होता है, कुछ भी घुमा दिया ना, जैसे मर्जी वैसे घुमा दो, है ना। तो ये क्या है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, हार्ट होगा, खत्म बात। इस तरीके से करोगे, ठीक, समझ में आई बात। आगे देखते हैं, द फोर्स जनरेटेड बाय एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड। मांसपेशियों के द्वारा की क्रिया द्वारा उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है। दिमाग खराब हो जाएगा ऑप्शन पढ़ोगे तो। एक बोल रहा है केमिकल फोर्स, चलो केमिकल फोर्स तो ऐसे ही निकाल जाएंगे। अब आया फिजिकल, अब दिमाग में आएगा पेपर में। अगर देखो, अगर या तो सिर्फ तुक्का मारोगे तो कुछ भी मार के निकल जाओगे, लेकिन अगर थोड़ा भी पढ़ के जा रहे हो तो दिमाग लगाओगे, और दिमाग लगाए वहीं पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पे, फिजिकल। अब लगेगा क्या कि भाई क्या है, क्या कि हम फिजिकली कोई काम कर रहे हैं, मसल से कर रहे हैं, तो फिजिकली कर रहे हैं, तो भाई ये भौतिक बल ही होना चाहिए, फिजिकल फोर्स ही होना चाहिए। ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद लगेगा क्या कि भाई मसल से लगा रहे हैं तो मस्कुलर फोर्स होना चाहिए, ये भी सही लग रहा है भाई, ये भी सही लग रहा है। और उसके बाद मैकेनिकल, तो खुद से जो आदमी काम करता है उसको मैकेनिकल फोर्स ही कहते हैं। तो भाई यहाँ पे दिमाग आएगा क्या कि हाँ भाई मैकेनिकल फोर्स भी हो सकता है। तीनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो या तो छोड़ोगे, नहीं तो करोगे, और करोगे तो हो सकता है क्या कि गलती कर दो, हो सकता है ना। तो यही चीज तो यहाँ पे सीखते हैं पीवाईक्यू में। देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, मस्क्यूलर फोर्स। अब दिमाग में याद करके रखोगे क्या कि मसल के द्वारा लगाया गया बल फिजिकल नहीं होगा, मैकेनिकल नहीं होगा, क्या होगा, मस्क्यूलर होगा, खत्म। देखो ग्रुप डी में पूछा गया, ठीक है। अब देखो, वोलेंट्री मसल्स आर कंटेन्ड इन द, क्या कह रहा है, स्वेच्छी मांसपेशियां डैश में निहित होती हैं, किस में होती हैं, इनमें से किस में होती हैं। तो वोलेंट्री मसल्स क्या, वोलेंट्री मसल्स वो जिसपे कंट्रोल कर लें, जिसपे कंट्रोल हमारा चलता हो, है ना, कंट्रोल चलता हो। अब देखो तो कंट्रोल भैया, लीवर, लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में आया। डाइजेस्टिव सिस्टम में आया मतलब कहाँ पे आ जाएगा भाई, स्मूथ मसल्स होगा। स्मूथ मसल्स जो है वो इनवोलेंट्री होता है, खत्म हो गया। अब हैंड की बात करें, हैंड को देखते हैं, हैंड के ऊपर कंट्रोल है, लिम्स के ऊपर कंट्रोल है, बिल्कुल है, खत्म हो गया। यही तो पूछ रहा था, वोलेंट्री की बात कर रहा था। हार्ट कार्डियक मसल्स है, यहाँ पे भी जो है वो नहीं है, हमारा इनवोलेंट्री है। अगर लंग्स की बात करें, ये भी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, हैंड है। इस तरीके से कर लोगे, ठीक। चलो देखो आगे, डैश इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद अ मिनिमल मैट्रिक्स। डैश एक न्यूनतम मैट्रिक्स वाला संयोजी उत्तक है, मिनिमल मैट्रिक्स से बना हुआ उत्तक है। देखो मैंने बोला ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पीवाईक्यूज में ही सीखते हो, हमें नीट लेवल पे नहीं जाना। तो हमने क्या क्या चीज देखा था, आज हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन देखा टेंडन के बारे में, जो कि कोलाजन फाइबर से बना हुआ था, कोलाजन फाइबर से बना हुआ था, और इसमें बहुत ज्यादा व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं। ये चीज तो हमने देख लिया था ना, ये चीज हमने देख लिया था ना। अब वैसे ही आज मिनिमल मैट्रिक्स की अगर बात करेगी तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं, मिनिमल मैट्रिक्स की अगर बात होगी तो हम मसल्स की बात हो रही है। मसल्स में मिनिमल मैट्रिक्स होता है, बहुत कम मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू ऐसा, ठीक है। तो मसल्स जो है वो आप कर ले जाओगे, ठीक। तो ये चीज आप यहाँ से करोगे याद, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स आर। अब देखो फंस गया मामला, फिर से फंस गया मामला। स्ट्रिप्ड मसल्स के बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं है। अब स्ट्रिप्ड मसल, अब जब तक ये चौथा पार्ट आप देखोगे नहीं, आपको कैसे समझ में आएगा, आपका तो पूरा कोर्स ही खत्म नहीं हुआ, ठीक है। देखो स्ट्रिप्ड मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रिप्ड मसल जो है वो दूसरा नाम है किसका, स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स का जो है
स्केलेटल मसल्स का जो है वो दूसरा नाम क्या है, स्ट्रिप्ड मसल्स है ना। हालांकि मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था मैंने लिखा नहीं था बट मुंह से बोला था वहां पे स्ट्रिप्ड मसल्स, बट यहाँ पर जो है वो आपको और अच्छे से पता चल गया कि स्केलेटल मसल्स में क्या कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि भाई इसमें एक न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियस होता है, मेनी न्यूक्लियस होता है, या कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अब याद करो ये कैसा होता है भाई, ये लॉन्ग होते हैं, ये सिलिंड्रिकल होते हैं, यहाँ पे वोलेंट्री मूवमेंट होता है, मीन्स हम कंट्रोल कर सकते हैं इस मूवमेंट को। ये स्टीरिएटेड होते हैं, ये स्टीरिएटेड मसल्स है, और साथ ही साथ जो यहाँ का बात है मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मेनी न्यूक्लियस, खत्म। इसी तरीके से तो होगा। चलो देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन आवर ईयर विच इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द ईयर्स कैन बी फोल्डेड। क्या बोल रहा है कि हमारे कान में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, कानों को मोड़ा जा सकता है। कान को हम क्या करते हैं, कान को मोड़ सकते हैं, इसीलिए तो बचपन में पनिशमेंट दिया जाता था। ये पनिशमेंट, अब ये चीज जो है ये मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है, कौन सा ऐसा इलास्टिक चीज है इसके अंदर, कौन सा ऐसा फ्लेक्सिबल चीज है। तो मैंने आपको बताया था क्या है, यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज जो है वो कैसा होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, ये मुड़ भी सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्मूथ होता है, सारी चीजें बताई थी। घर्षण कम करता है जॉइंट्स के बीच में, बहुत तरह टाइप के 3 टाइप के कार्टिलेज के बारे में बताया था, सारी चीजें बताई थी। इसलिए बोल रहा हूँ जाके पूरा जो है वो सीरीज देख के आओ, बहुत मजा आएगा। ठीक, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था भाई, कार्टिलेज था, ठीक है। देखो ये पूरा कार्टिलेज का मैंने आपको लेक्चर के अंदर ये पूरा एक डायग्राम दिया था कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ कार्टिलेज पाया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। और ये देखो, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में तो यहाँ से आता ही क्वेश्चन है कि कार्टिलेज और बोन के अंदर जो है वो डिफरेंस एक जगह पे करके दे दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वहां पे स्टार लगाया हुआ था क्या, कि वेस्कुलैरिटी। अब देखो ब्लड वेसल्स किसके अंदर होती हैं, तो ब्लड वेसल्स बोन के अंदर होती हैं, हमारे हड्डियों के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था क्या कि वहां पे मेडुलर कैविटी के अंदर जो है वो क्या होती है, नसें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो नसें नहीं होती हैं, और जब नसें नहीं होंगी तो भाई यहाँ पर जो मिनरल्स है, खूब अच्छे अच्छे जो चीजें आप खाते हैं, वो मिनरल्स वहां तक कैसे, वो न्यूट्रिशन जो है वो कैसे पहुंचेगा कार्टिलेज तक, तो विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, प्रसार के थ्रू जो है वो यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ तो ब्लड वेसल्स लेके चली जाएंगे क्योंकि यहाँ तो वेसल्स हैं ब्लड के, सॉरी इसके अंदर हमारे बोन्स के अंदर, लेकिन इसके पर यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देख के आओ आप, ठीक ना। चलो आगे, अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आया, नॉट आएगा तो क्या हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे, एकदम अलर्ट, है ना। अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की हड्डी नहीं है, पूछ रहा है कौन सी हड्डी नहीं है। देखो जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है स्टाइरप, हैमर, एनविल, एक्सल, ये सब जो है वो एक तरीके का जो है वो मैकेनिकल टूल है। एनविल हो, एक्स हो, या फिर जो है वो हैमर हो, है ना। लेकिन स्टाइरप, अब देखो यहीं से मैंने बोला था ना क्या कि अब हम यहाँ पे नाम जान जाएंगे हड्डियों का, है ना। अब समझ में आ रहा होगा कि कौन सी हड्डियों का। तो देखो भाई यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई हमारे मिडिल ईयर में, है ना, क्या होता है, मिडिल ईयर में 3 हड्डियां होती हैं, ठीक। अब 3 हड्डियां जो सबको याद है वो क्या है भाई, सिम। क्या बोला सिम से मैंने आपको बताया कि स्टेपिस, इनकस और मेलियस, ये 3 हड्डियां बताई। अब इन 3 हड्डियों के नाम को समझ लेते हैं। तो स्टेपिस से जो है वो आप याद रखोगे स्टाइरप, या फिर ऐसे करके याद करो ना यार, मैं आपको ट्रिकी बता देता हूँ ना। देखो यहाँ पे इसको आप याद करोगे सिम और हंस, HAS, उल्टा लिख रहे हैं, HAS, एस के नीचे एस ही लगा रहे हैं, इसी वजह से HAS हंस लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो सिम तो याद ही है, एक हंस भी याद कर लो, हंसते हैं कुछ सुन के हंस देते हैं ना, तो इस तरीके से हंस करके याद रखो, और SS को जो है वो साथ में मिला लोगे तो हंस का जो है वो पूरा सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एस फॉर जो है वो स्टाइरप हो जाएगा, आई से इनकस, और उसका दूसरा नाम एनविल हो जाएगा। तो एनविल जो है वो क्या है भाई, इनकस, ठीक है। और हैमर से मेलियस, है ना, मेलियस वाली बात जो है वो हैमर पे आ जाएगी, ठीक है। तो आपको जो है वो स्टाइरप का स्टेपिस, हैमर से मेलियस, और उसके बाद एनविल से इनकस। तो ये 3 हड्डियां जो है वो हमारी कान वाली हड्डी है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो बच गया क्या, एक्स कुल्हाड़ी हमारे कान में नहीं होती है भाई, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। तो याद कर लेना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जानबूझ के लेक्चर के अंदर नहीं लिया था, ठीक। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि वाइब्रेशन इनसाइड द ईयर इज एम्पलीफाइड बाय 3 बोन्स, है ना। हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं, और 3 हड्डियों से ही जो है वो वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होता है, तेज होता है ना। नेमली द डैश इन द मिडिल ईयर, हमारे बीच कान में। अब देखो कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवाह, क्या है ये,
प्रवधरित होती है ना, अर्थात मध्य कान में। तो मध्य कान में, अब समझो मेरी बात को, बीच वाले कान में 3 हड्डियां होती हैं और 3 हड्डियों के कारण क्या होता है, हमारे कान में जो वाइब्रेशंस जाती हैं, साउंड जाता है, वो एम्पलीफाई होता है। अब वो एम्पलीफाई होता है तो उस चीज को हम समझते हैं। तो भाई वो कौन 3 हड्डियां हैं, कौन 3 हड्डियां? अब देखो ये ग्रुप डी में आया था, ठीक है ना, और ऑप्शन देखना जरा, हैमर, कोहेल, और उसके बाद फिर आपका स्टाइरप, उसके बाद ऑडिटोरियल बोन, एनविल, स्टाइरप, हैमर, एनविल, स्टाइरप, हैमर, एनविल, पिन्ना। अब देखो हो गया, फंस गया काम फंस गया। अब समझना मेरी बात को, ये जब तक आपको ये वाली बात अगर याद नहीं होगी तो आप यहाँ पे कैसे करोगे? और समझना मेरी बात को, ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछा गया है ना, ये 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे 2018 में ग्रुप डी में पूछा है इसी क्वेश्चन को, और इसी क्वेश्चन को घुमा के अगले साल जेई में पूछ दिया गया इस तरीके से। इसीलिए बोल रहा हूँ क्या कि भाई मिक्स क्वेश्चन जब करते हैं ना, हर एक पेपर में आया हुआ, कई लोग ऐसे करते हैं ना क्या कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी का ही क्वेश्चन करेंगे। क्यों करना भाई, जेई वाला क्वेश्चन दे देंगे आपको एनटीपीसी में, क्या करोगे? तो सारा मिक्स्ड करो, पूरे रेलवे में जब भी जो भी आया वो करो। सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसीलिए पुट किए हैं इसमें। देखो तो क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा था सिम, हमने पढ़ा सिम, बट सिम से तो आया नहीं, तो हमने सिम का जो है वो क्या याद किया, हंस, हंस। तो यहाँ पे H फॉर हैमर, A फॉर एनविल और S फॉर स्टाइरप। खत्म, यही तो है, यही है, खत्म हो गया ना। तो इसी तरीके से कर ले जाओगे, समझ में आई बात? ठीक, चलिए आगे। अब बोल रहा है कि द नी कैप इज कॉल्ड एज, नी कैप को क्या कहते हैं? बताया था मैंने आपको कि घुटने की टोपी को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं, पटेला कहते हैं। यही तो था, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो, हमेशा बच्चे बच्चे को याद हो जाता है कि हाँ पटेला, पटेला घिस गया, ऐसे करके करते हैं, ठीक है ना। जेई में पूछा था, है ना, समझ में आई? चलिए, तो देखिए हमने सक्सेसफुली अपने जो है वो तकरीबन 20 क्वेश्चंस को किया, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए। मैंने चाहा क्या कि भाई मैं क्या करूं, मैं जो है वो क्रिस्प रखूं लेक्चर को। मैंने ज्यादा जो है वो लेक्चर के अंदर, मतलब समझ रहे हो ना, क्या कि ज्यादा कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जितने जरूरी थे उतने किए हैं। और कॉन्सेप्ट जानबूझ के नहीं यहाँ पे किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हो तो आप पूरा लेक्चर पूरा 4 घंटा देखने नहीं आए हो, आप वहां पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप यहाँ पे उसको क्रिस्प जो है वो रख के आप उसको तुरंत रिवाइज करने के लिए आए हो, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने इस लेक्चर को पूरा फ्रेम किया था। होपफुली आपको खूब अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप यहाँ पर आप क्या करने आए हो, आप यहाँ पे सीखो, और थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए हमें क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आप सबके लिए बनाते रहें। होपफुली आप हमारा शॉर्ट्स भी इंजॉय कर रहे हो, कि जहाँ पे हम बहुत फिलोसफिकल वे में आप सबको बहुत सारी चीजों के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आई बात? और हम अगला लेक्चर जो है वो जल्दी लेके आएंगे, जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर होगा। खूब अच्छे से पढ़ाई करो और इस साल सिलेक्शन लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद।